दोस्तों, आज जो कहानी आप सुनने वाले हैं वो एक बहुत ही मशहूर पोलिश राइटर की कहानी है। राइटर का नाम है हेनरिक शिनकीविच। हेनरिक को सन 1905 में लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। उन्हीं की एक बहुत ही फेमस कहानी का ये हिंदी वर्जन है जो आज आप सुनेंगे। काफ़ी कोशिश के बाद भी उनकी इस कहानी का इंग्लिश नाम मुझे पता नहीं चल पाया। हिंदी में इसे नाम दिया गया है प्रतिद्वंद्वी। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। 19वीं शताब्दी में अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य के मैरीपोसा जिले में एक जगह पर मिट्टी के तेल का एक कुआं निकल आया। नेवाडा राज्य में मिट्टी के तेल के कुओं से लोगों ने बहुत कुछ पैसा कमाया था। इसीलिए इस कुएं से भी फायदा उठाने के लिए एक कंपनी बना दी गई। तरह तरह की मशीनें, पंप, क्रेन, लंबी लंबी सीढ़ियां, कुआं खोदने के औजार और भी न जाने कितनी चीजें लाकर यहाँ इकट्ठी की जाने लगीं। मजदूरों के लिए मकान बनाए गए और इस नई बस्ती का नाम भी रख दिया गया। नाम था तेल निकला। एक ही साल में इस जगह पर कोई 50-60 मकान खड़े हो गए और कुछ 100-1 मजदूर वहां काम करने लगे। 2 साल होते न होते ये बस्ती इतनी बढ़ गई कि अब ये तेल निकला नगर कहलाने लगी। अब यहाँ पर सारी जरूरी चीजें मौजूद थीं। लगभग सभी तरह के जरूरी पेशों के लोग यहाँ पर आकर बस चुके थे। एक मोची, एक दर्जी, एक लुहार, एक कसाई और एक फ्रेंच डॉक्टर जो फ्रांस में तो दाढ़ी बनाने का ही काम करता था लेकिन पढ़ा लिखा था। और इसके अलावा उसमें जो सबसे बड़ी खास बात थी वो ये कि उसकी दवाएं किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती थीं। और अमेरिका में डॉक्टरों के लिए इतना होना भी कोई कम बड़ी बात नहीं होती। और जैसा कि अक्सर छोटे शहरों और कस्बों में होता है, ये डॉक्टर दवा बनाने वाले, दवा भेजने वाले और डाकिये का काम भी किया करता था। इस तरह उसके 3 पेशे थे। उसके दवाखाने में बस 2 ही दवाएं मिलती थीं, एक जुलाब और दूसरी जड़ी बूटी की गोलियां। अक्सर वो बूढ़ा डॉक्टर अपने मरीजों से कहा करता था, मेरी दवाओं से डरो मत, वे तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अरे मेरा तो असूल है कि जो भी दवा मैं अपने मरीज को दूं उसकी उतनी ही खुराक खुद भी ले लूं। अब देखो ना, जो दवा मेरे जैसे हट्टे कट्टे स्वस्थ आदमी पर बुरा असर नहीं करती वो किसी बीमार का भला क्या बिगाड़ेगी। उसकी इस बात से भोला भाला मरीज निश्चिंत हो जाता और कहता, हाँ ये बात तो है डॉक्टर साहब। वो ये सोच ही नहीं पाता कि दवा का काम सिर्फ इतना नहीं है कि वो किसी को नुकसान ना पहुंचाए, बल्कि बीमारी को ठीक करना भी उसी दवा का काम होता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, मिस्टर डैसनविल यानी कि हमारे जो डॉक्टर हैं वो, उनको अपनी गोलियों की शक्ति पर पूरा विश्वास था। कई मीटिंग्स में वो अपना हैट अपने हाथों में लेकर सुनने वालों की तरफ मुखातिब होकर कहते, देवियों और सज्जनों, एक आजमा कर देखिए, ये गोलियां इतनी दमदार हैं कि बस। अब मेरी उम्र कोई 70 साल की है, 40 बरस हो गए मुझे ये गोलियां खाते हुए, और जरा देखिए मेरे सिर पर एक भी बाल सफेद है क्या। और लोग देखते कि वाकई डॉक्टर के सिर पर एक भी सफेद बाल नहीं था। हाँ, ये बात दूसरी थी कि उसके सिर पर बाल थे ही नहीं। खैर, ये तो हुई एक बात। इस बीच तेल निकला नगर दिन प्रतिदिन तरक्की करता जा रहा था। 2 साल बीतने पर रेल की लाइन की एक ब्रांच इस नगर तक बिछा दी गई। शहर के पदाधिकारियों के लिए अब बाकायदा इलेक्शन होने लगे। डॉक्टर सभी को पसंद था और इसके अलावा वो पढ़ा लिखा भी था, इसलिए वो जज बन गया। मोची, जो कि पोलैंड से अमेरिका आया हुआ एक यहूदी था, शेरिफ यानी पुलिस विभाग का अधिकारी चुन लिया गया। मोची का नाम था मिस्टर डेविस और पुलिस विभाग में बस वो अकेला ही था। सिपाही भी वही और ऑफिसर भी वही। बच्चों के लिए एक स्कूल बना दिया गया और यहाँ तक कि एक होटल भी खोल दिया गया। उसका नाम रखा गया द यूनाइटेड स्टेट्स होटल। व्यापार और कारोबार में अब चुस्ती आने लगी थी। पेट्रोल की खपत बढ़ने लगी और पेट्रोल की खपत बढ़ने के साथ साथ मुनाफा भी बढ़ने लगा। कुछ ही दिनों में मिस्टर डेविस ने अपनी जूतों की दुकान पर एक चिकना शानदार साइन बोर्ड लगवा लिया, जैसा कि सैन फ्रांसिस्को जैसे बड़े शहरों में जूते वालों की बड़ी बड़ी दुकानों पर लगा रहता है। नागरिकों की अगली सभा में मिस्टर डेविस को नगर के इस नए आभूषण के लिए हार्दिक धन्यवाद अर्पित किए गए और किसी कृतज्ञ महापुरुष के लहजे में मिस्टर डेविस ने बस इतना ही कहा, शुक्रिया शुक्रिया, आपका बहुत बहुत आभार।
अब जिस शहर में जज होगा, शेरिफ होंगे, वहां पर मुकदमे भी होंगे। इसीलिए अब कागज और कलम की जरूरत पैदा हो गई। इस बात को ध्यान में रखते हुए कयोटी स्ट्रीट के नुक्कड़ पर एक स्टेशनरी की दुकान भी खुल गई। इस दुकान में धीरे धीरे कागज पेंसिल के अलावा राजनीतिक अखबार और कार्टून भी बिकने लगे। मामला सिर्फ यहीं पर नहीं रुका। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी अमेरिकन नगर का कोई अपना अखबार ना हो। इसीलिए अगले 1 साल में शनिवार समाचार के नाम से एक साप्ताहिक पत्र भी निकलने लगा। तेल निकला नगर का हर निवासी इस अखबार को खरीदता था। इस अखबार का जो संपादक था वही इसका प्रकाशक था, वही मुद्रक था और वही विक्रेता भी था। घर घर जाकर अखबार बांटने का काम भी वही करता था और इस काम में उसे कोई दिक्कत भी नहीं होती थी, क्योंकि वो ग्वाला भी था और हर रोज सुबह घर घर दूध बांटने जाता था। और इसके बावजूद उसे इस तरह के एडिटोरियल लिखने में बिल्कुल हिचक नहीं होती थी। अगर हमारे देश के कुटिल राष्ट्रपति ने हमारी सलाह मान ली होती तो फलाना हो जाता, ढिमका हो जाता। तो कहने का मतलब ये कि इस तरह से अब तेल निकला नगर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। सोने की खानों में काम करने वाले जो मजदूर होते हैं वो थोड़े उज्जड और झगड़ालू किस्म के होते हैं, लेकिन जमीन से तेल निकालने वाले मजदूर वैसे नहीं होते। पूरे नगर में कोई किसी से लड़ता वड़ता नहीं था। जीवन की धारा बड़ी ही शांति से बही जा रही थी। सुबह को लोग अपने अपने काम पर जाते और शाम को अगर कहीं मीटिंग ना होती तो आराम से अपने बिस्तरों पर पड़कर सो जाते। लेकिन फिर एक दिन ऐसा हुआ, पता नहीं किसकी बद्दुआ से, कि शांति के ये दिन खत्म हो गए। अचानक से दुकानदार और दुकानदारी ने एक दूसरे से नफरत करने लगे। पूरा किस्सा इस तरह से हुआ। पहले तो तेल निकला नगर में बिसात खाने की बस एक ही दुकान थी। उस पर परचून के सामान से लेकर खिलौने और कपड़े लत्ते आदि सारी चीजें मिलती थीं। इस दुकान का मालिक था हैंस केशे नाम का एक जर्मन। वो अमेरिका में अभी आकर बसा था। दुकानदारी का काम चलाने से ज्यादा अंग्रेजी उसे नहीं आती थी, लेकिन उसका व्यापार जल्दी ही चमक गया और कुछ ही समय में उसके पास हजारों डॉलर होने की बातें कही जाने लगी। इसी बीच बिसात खाने की यानी जनरल स्टोर की एक दुकान वहां पर और खुल गई। ये दुकान खोली थी एक जर्मन औरत ने। उसका नाम था मिस न्यूमैन। और दुकान खुलने के कुछ ही समय बाद दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। दोनों की दुकानें आमने सामने थीं। पहले ही दिन ये साफ हो गया था कि इन दोनों दुकानदारों में पटेगी नहीं, लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि झगड़ा बहुत ही ज्यादा तूल पकड़ जाएगा। दोनों एक दूसरे से इतनी खार खाते थे कि जब हवा का रुख न्यूमैन की दुकान की तरफ हो रहा होता तो हैंस केशे अपनी दुकान में कूड़ा करकट और बदबूदार चीजें जलाता और मिस न्यूमैन हैंस को हमेशा डचमैन कहकर पुकारती, जिसे वो बहुत बड़ी गाली समझता था। शुरू शुरू में तो तेल निकला नगर के लोग इन दोनों के आपसी झगड़े का मजाक उड़ाया करते, लेकिन जब बहुत दिनों तक भी ये झगड़ा शांत नहीं हुआ तो 2 दुकानों से सामान खरीदने के कारण धीरे धीरे पूरा शहर 2 दलों में बंट गया। दोनों इस झगड़े की बात मीटिंगों में उठाने लगे। अब साहब, अमेरिका में किसी औरत से झगड़ा करके जीतना बहुत ही मुश्किल काम है। लोगों की हमदर्दी हमेशा औरत के साथ ही होती है। इस झगड़े का नतीजा ये निकला कि धीरे धीरे हैंस की बिक्री घटने लगी और कुछ ही दिनों में उसकी अच्छी खासी चलती हुई दुकान घाटा देने लगी। लेकिन असल बात यह थी कि न्यूमैन की दुकान का भी हाल कुछ ज्यादा अच्छा नहीं था। इसका कारण ये था कि तेल निकला नगर की अधिकतर औरतें हैंस के साथ थीं। अब इसके पीछे भी एक कारण था। औरतों ने देखा था कि मिस न्यूमैन की दुकान में जाकर खरीदारी करना उनके पतियों को बहुत ही भाता था, और वो इसलिए कि मिस न्यूमैन देखने में बहुत ही खूबसूरत थी। बस इसी बात से सारी औरतें उससे ईर्ष्या करने लगीं और उन्होंने हैंस की दुकान पर जाना शुरू कर दिया। जब दोनों की दुकान पर कोई ग्राहक ना होता तो दोनों अपनी अपनी दुकान के दरवाजे पर खड़े होकर एक दूसरे को चढ़ाया करते। न्यूमैन खड़ी हुई डचमैन डचमैन का राग अलापती रहती और हैंस उसे सिर से पैर तक घूर घूर कर देखता और फिर जोर जोर से हंसता। धीरे धीरे हैंस की नफरत इस हद तक पहुंच गई कि जिस सुबह मिस न्यूमैन उसे दिखाई नहीं देती और वो उसे चिढ़ा नहीं लेता, तब तक उसे कुछ खाली खाली सा महसूस होता। अगर हैंस को ये यकीन ना होता कि मुकदमेबाजी में वो न्यूमैन से कभी नहीं जीत सकता, तो मामला बहुत पहले ही काफी आगे बढ़ गया होता। फिर एक दिन उसे पता चला
कि शनिवार समाचार जो अखबार है उसका संपादक न्यूमैन का समर्थक है, और इस बात का पता उसे कैसे चला उसकी भी एक कहानी है। सुनिए। हैंस ने पूरे नगर में ये खबर फैला दी कि मिस न्यूमैन की छाती नकली है, और ये संभव भी था क्योंकि अमेरिका में इसका आम चलन था। लेकिन अगले ही हफ्ते के शनिवार समाचार में संपादक का लिखा हुआ एक लेख निकला जिसमें डच लोगों की झूठी बातें उड़ाने की आदत को बुरा भला कहा गया था, और अंत में पाठकों को ये विश्वास दिलाया गया था कि एक महिला विशेष की छाती नकली नहीं बल्कि असली है। इस घटना के बाद हैंस ने शनिवार समाचार के संपादक से दूध खरीदना बंद कर दिया। अब वो बिना दूध वाली ही कॉफी पीता। दूसरी तरफ मिस न्यूमैन ने दुगना दूध लेना शुरू कर दिया। इसके अलावा उसने दर्जी से नए कपड़े भी सिलवाए, जिनका ऊपर का हिस्सा इस तरह का था जिससे लोगों के सामने ये बात स्पष्ट हो जाए कि हैंस झूठी खबरें उड़ाता है। एक नारी की घृणा के सामने हैंस ने अपने आप को बेबस पाया। मिस न्यूमैन अब हर रोज सुबह अपने दरवाजे पर खड़ी होकर डचमैन का राग और भी जोर शोर से अलापती। हैंस बदला लेने की कोई तरकीब सोचने लगा। कई दिन तक उसे कोई उपाय समझ में नहीं आया। आखिर एक दिन उसे एक तरकीब सूझ ही गई। उसी दिन शाम को मिस न्यूमैन ने देखा कि हैंस जंगली फूलों के गुच्छे लाकर अपनी दुकान के बाहर इस तरह सजा रहा है कि सड़क से खिड़की तक एक पगडंडी बन जाए। इतने में अंधेरा हो गया। हैंस कपड़ों में छिपाकर कोई चीज लाया और मिस न्यूमैन की तरफ पीठ करके उसने वो चीज पगडंडी के बिल्कुल बीच में रख दी और फिर उसे फूल पत्तियों में छिपा दिया। इसके बाद वो दीवार के पास गया और उस पर कुछ लिखने लगा। अब तो बेचैनी और उत्सुकता के मारे मिस न्यूमैन का बुरा हाल हो गया। उसने सोचा, जरूर वो मेरे खिलाफ कुछ लिख रहा है। चाहे कुछ भी हो जाए बच्चू, ये हैंस सो जाए तो मैं देखकर जरूर आऊंगी कि उसने क्या लिखा है, उसने मन ही मन सोचा। थोड़ी देर में अपना काम खत्म करके हैंस दूसरी मंजिल पर अपने कमरे में चला गया। थोड़ी ही देर बाद उसके कमरे की लाइट बंद हो गई। बस फिर क्या था, मिस न्यूमैन ने जल्दी से अपना ड्रेसिंग गाउन पहना, पैरों में स्लीपर डाले और सड़क के उस पार चल दी। दीवार पर क्या लिखा है ये देखने की उतावली में वो पगडंडी पर से सीधी दीवार की तरफ बढ़ी, और अचानक ही उसकी आंखें पीड़ा से जैसे फटने लगीं। शरीर का ऊपरी हिस्सा पीछे को ढलक गया और मुंह से पहले तो कराह निकली और फिर वो जोर से चिल्लाई, बचाओ बचाओ। उसी पल ऊपर की खिड़की खुली। हैंस ने बड़ी ही शांति से जर्मन भाषा में कहा, क्या है, क्या हो गया? न्यूमैन चिल्लाकर बोली, अरे नीच कमीने, तूने तो मार ही डाला मुझे। तूने मुझे तबाह कर दिया। कल तुझे फांसी न लगवा दी मैंने तो मेरा भी नाम न्यूमैन नहीं। कोई बचाओ बचाओ। अरे आ रहा हूं, 1 मिनट में आ रहा हूं नीचे, हैंस ने आराम से कहा, और फिर अगले ही पल वो नीचे उतर आया। उसके हाथ में एक लाइट थी। उसने मिस न्यूमैन को देखा और अपनी कमर पर हाथ रखकर जोर जोर से हंसने लगा। क्या हो गया? ओहो, ये आप हैं क्या मिस न्यूमैन? मैंने तो जंगली जानवरों के लिए जाल लगाया था और आप फंसी आप, और इसीलिए मैंने तो दीवार पर लिख भी दिया था कि कोई आदमी पास ना आए, यहाँ पर जाल लगा हुआ है, लेकिन फिर भी आप आ गई। अब ऐसा करो, थोड़ी और जोर से चिल्लाओ ताकि सारी दुनिया यहाँ आ जाए और देख ले कि रात के वक्त तुम डचमैन के घर में ताक झांक करने आती हो। चिल्लाओ, और जोर से चिल्लाओ, और रात भर पड़ी रहो यहीं। चलता हूं। नमस्ते मिस न्यूमैन। मिस न्यूमैन की अब हालत बुरी थी। एक तरफ कुआं था तो दूसरी तरफ खाई। अगर वो चिल्लाती तो लोगों के जाग जाने का डर था, और अगर ऐसा होता तो उसकी बहुत ही बदनामी होती और उसका सिर हमेशा के लिए झुक जाता। लेकिन बिना चिल्लाए अगर रात भर वहां खड़ी रहे तो भी सुबह होने पर तो लोग उसे जरूर देखेंगे ही, और इसके अलावा जाल में फंसे हुए उसके पैर में तेज दर्द भी हो रहा था। उसका सिर चकराने लगा। आकाश के तारे चक्कर काटकर एकाकार होने लगे। हैंस के चेहरे और चांद के चेहरे में उसके लिए कोई अंतर नहीं रहा, और अगले ही पल वो बेहोश हो गई। अब ये देखकर हैंस की हो गई सिट्टी पिट्टी गुम। उसने मन ही मन सोचा कि अगर ये ऐसे मर गई तो लोग तो मुझे कच्चा चबा जाएंगे। बिना मुकदमा चलाए ही वो मुझे जान से मार डालेंगे। डर के मारे उसके रोंगटे खड़े हो गए। अब उसके सामने कोई रास्ता नहीं था सिवाय इसके कि मिस न्यूमैन को जाल से छुड़ा दिया जाए।
वो जाल खोलने के लिए चाबी लेकर आया, लेकिन मिस न्यूमैन का गाउन बीच में अड़ रहा था, इसलिए पहले उसे हटाना जरूरी था। न्यूमैन के प्रति तीव्र घृणा के बावजूद उस चांदनी रात में हैंस अपनी दुश्मन के छोटे खूबसूरत पैरों को देखकर उनको सराहे बिना नहीं रह सका। उन्हें देखकर ऐसा लगता था मानो वे संगमरमर तराश कर बनाए गए हों। अब उसकी घृणा में सहानुभूति का भी पुट आ गया था। उसने जल्दी से जाल खोल दिया, लेकिन मिस न्यूमैन हिली नहीं। आखिरकार हैंस को उसे अपनी गोदी में उठाना पड़ा। जल्दी से वो उसे उसके घर पर डाल आया। रास्ते में वो फिर करुणा से द्रवित हो उठा। घर लौटने पर उसे पूरी रात नींद भी नहीं आई। अगले दिन सुबह रोज की तरह मिस न्यूमैन अपने दरवाजे पर खड़ी होकर डचमैन का राग अलापने के लिए घर से बाहर नहीं निकली। शायद वो रात की घटना के कारण शर्मा रही है, हैंस ने सोचा, या फिर ये भी हो सकता है कि वो बदला लेने की कोई नई तरकीब सोच रही हो। और वाकई जल्दी ही ये साफ हो गया कि वो बदला लेने की तरकीब ही सोच रही थी। उसी दिन शाम को शनिवार समाचार के संपादक ने हैंस को मुक्केबाजी के 2-4 हाथ आजमाने के लिए ललकारा। पहले तो संपादक ने हैंस को कुछ करारे हाथ लगा दिए, लेकिन फिर हैंस पर भी गुस्से का भूत सवार हो गया और उसने 2 ही मिनट में संपादक को धरती पर चित कर दिया और इतना मारा कि उस बेचारे ने हाथ जोड़ दिए। और फिर पता नहीं किस रहस्यमय तरीके से पूरे शहर को मिस न्यूमैन के साथ हुई दुर्घटना का पता चल गया, लेकिन हैंस ने किसी को कुछ नहीं बताया था। हाँ, संपादक के साथ मुठभेड़ होने के बाद हैंस के मन में न्यूमैन के प्रति जो थोड़ी सी करुणा और दया की भावना पैदा हुई थी, वो फिर से गायब हो गई। अब बची सिर्फ घृणा। हैंस मन ही मन दुश्मन के नए कदम की प्रतीक्षा कर रहा था, और इस बार वार ऐसा पड़ा जिसका उसे पता भी नहीं चला। अमेरिका में बिसाती यानी जनरल स्टोर वाले अपनी दुकानों के बाहर एक बोर्ड पर अपनी चीजों का विज्ञापन लटकाया करते हैं। आमतौर पर इस बोर्ड के ऊपर नोटिस शब्द लिखा होता है। अमेरिका में बिसाती अन्य सामान के साथ बर्फ भी बेचते हैं, क्योंकि वहां कोई भी आदमी विस्की या बियर बर्फ डाले बिना नहीं पीता। अचानक ही हैंस ने देखा कि उसकी बर्फ की बिक्री बिल्कुल बंद हो गई है। बर्फ की सिल्लियां जो वो स्टेशन से लाया करता था, बिना बिके ही घुलकर बेकार होने लगी, और इस तरह से उसे उस दिन $15 का नुकसान हुआ। लेकिन क्यों, कैसे, किस लिए हो रहा था ये? हैंस ने देखा कि उसकी पार्टी वाले जो आदमी थे वो भी बर्फ खरीदने के लिए मिस न्यूमैन की दुकान पर ही जा रहे थे। इसकी वजह उसकी समझ में नहीं आई। होटल और रेस्टोरेंट वाले भी बर्फ न्यूमैन के यहाँ से ही खरीद रहे थे, जबकि उनमें से किसी से भी हैंस की कोई लड़ाई नहीं हुई थी। आखिरकार उसने पूछताछ करने का फैसला किया। उसने सड़क से गुजरते एक होटल के मालिक से पूछा, अब आप बर्फ मुझसे क्यों नहीं खरीदते? क्योंकि अब तुम बर्फ बेचते नहीं, इसलिए। क्या? मैं बर्फ नहीं बेचता? ये तुमसे किसने कहा? मैं तो बर्फ बेचता हूं। तो फिर वो क्या है भाई? होटल वाले ने उसकी दुकान के बाहर लगे हुए एक नोटिस की तरफ इशारा करते हुए कहा। हैंस ने उस तरफ देखा और उसका चेहरा गुस्से से एकदम लाल हो गया। किसी ने उसके विज्ञापन बोर्ड के नोटिस शब्द के बीच में से टी अक्षर को खुरच दिया था, जिससे अब वो बन गया था नो आइस, यानी बर्फ नहीं है। गुस्से से कांपता हुआ वो भागते हुए मिस न्यूमैन की दुकान पर गया और चिल्लाते हुए अपनी टूटी फूटी अंग्रेजी में बोला, बेईमान औरत, तूने मेरा एक अक्षर क्यों खुरच दिया? ना समझने का बहाना करती हुई मिस न्यूमैन ने शरारत से पूछा, मैंने तुम्हारा क्या खुरच दिया? मेरा टी का अक्षर। मैं कहता हूं तूने ही मेरा टी खुरचा है। बस अब मैं और ज्यादा नहीं सह सकता। मेरी बर्फ के पैसे अब तुझे भरने पड़ेंगे। इस पर दोनों ने ही चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। देखते देखते वहां भीड़ जमा हो गई। मिस न्यूमैन चिल्लाने लगी, अरे बचाओ, कोई मुझे बचाओ, ये डचमैन पागल हो गया है। कहता है मैंने इसके भीतर से कुछ बाहर खुरच डाला। अरे भाई, मैंने किसी का कुछ नहीं खुरचा। मैं क्यों कुछ खुरचने लगी? अगर मुझे खुरचना ही होता तो मैं इसकी आंखें ना खुरच डालती। देखो मैं कितनी असहाय अबला नारी हूं, और ये पागल डचमैन मुझे किसी दिन जान से मार डालेगा। ये कहते कहते मिस न्यूमैन की आंखों से आंसुओं की बाढ़ ही उमड़ पड़ी। वहां भीड़ में खड़े हुए अमेरिकन ये तो नहीं समझ पाए कि बात क्या है, लेकिन उन्होंने एक बेचारी अबला नारी के आंसू देख लिए।
बस इतना काफी था। हैंस को उठाकर उसकी दुकान में फेंक दिया गया। हैंस को अगर मौका मिलता तो वो उनसे लड़ता, लेकिन बेचारे को मौका ही नहीं मिला। पलक झपकते ही वो लोगों के कंधों के ऊपर से फेंका जाता हुआ अपनी दुकान में चित पड़ा हुआ था। इस घटना के 1 हफ्ते बाद हैंस की दुकान पर एक नया साइन बोर्ड लगा। उसमें एक बंदरिया ठीक मिस न्यूमैन जैसे कपड़े पहने हुए दिखाई गई थी। इस अनोखे साइन बोर्ड को देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। जब बहुत सारे लोगों के हंसने की आवाज सुनकर न्यूमैन अपनी दुकान के बाहर आई तो पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर साइन बोर्ड पर बनी बंदरिया को देखकर वो धक से रह गई। स्पष्ट दिख रहा था कि उसका मजाक बनाया गया है। दोपहरी में स्कूल से लौटते हुए बच्चे उस साइन बोर्ड के आगे खड़े हो जाते और एक दूसरे से कहते, अरे देखो वो मिस न्यूमैन है। हेलो मिस न्यूमैन, कैसी हो? बच्चों की बातें सुनकर वो जलकर राख हो जाती। आखिर एक दिन शाम को जब अखबार का संपादक उससे मिलने आया तो वो बोली, मैं सब जानती हूँ, वो बंदरिया मैं हूँ, लेकिन मैं भी हार मानने वाली नहीं हूँ। अगर मैंने वो साइन बोर्ड उतरवा कर उसकी बंदरिया को हैंस से चटवा कर साफ न करवाया तो मेरा भी नाम न्यूमैन नहीं है। लेकिन आखिर तुम करोगी क्या? संपादक ने पूछा। मैं जज के सामने ये सारा मामला पेश करूंगी। अभी इसी वक्त? नहीं, कल सुबह। अगले दिन सुबह होते ही वो हैंस के पास पहुंची और बोली, देख बे डचमैन, मैं जानती हूं कि वो बंदरिया मैं हूं, लेकिन जरा मेरे साथ चल, देखते हैं जज इस बारे में क्या कहता है। अरे जज इस बारे में क्या कहेगा? मैं अपनी दुकान पर जो चाहूं बनवा सकता हूं। वो तो अभी पता चल जाएगा, तू जरा चल तो सही। और इस बात का तुम्हारे पास क्या सबूत है मिस न्यूमैन कि वो बंदरिया तुम हो? मेरी आत्मा कहती है कमीने, चलना हो तो चल, वरना फिर शेरिफ आकर तुझे पकड़कर लेकर जाएगा। ठीक है, चलता हूं, मुझे किस बात का डर है। हैंस को पूरा यकीन था कि वो इस मामले में जीतेगा ही। दोनों ने अपनी दुकानें बंद की और एक दूसरे को गालियां देते हुए जज के घर की तरफ चल दिए। ये तो आपको याद ही होगा कि डॉक्टर डैसनविल को जज बनाया गया था। उसके दरवाजे पर पहुंचकर इन दोनों को ध्यान आया कि दोनों में से कोई भी इतनी अंग्रेजी तो जानता ही नहीं कि मुकदमे जैसी पेचीदा बातें जज को समझा पाए। ओहो, अब क्या किया जाए? फिर उन्हें याद आया कि जो शेरिफ है वो पोलैंड का रहने वाला यहूदी है और इसीलिए वो अंग्रेजी और जर्मन दोनों भाषाएं अच्छी तरह जानता है। दोनों फौरन भागे हुए शेरिफ के पास गए। शेरिफ यानी मिस्टर डेविस, जो कि मोची भी था, इस वक्त अपनी छकड़ा गाड़ी में सवार होकर कहीं जा रहा था। एक बार पहले भी उसने इन दोनों में मेल कराने की कोशिश की थी, लेकिन सफल नहीं हो पाया था। इनको देखते ही वो जोर से बोला, भाड़ में जाओ तुम दोनों, तुमने सारे शहर की नाक में दम करके रखा है। तुम्हारे कारण सबकी नींद हराम हो गई है। मुझे तुम्हारी कोई भी बकवास सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं जरूरी काम से जा रहा हूं, इसलिए निकलो यहां से और अपना काम देखो। शेरिफ फटाफट वहां से चला गया। हैंस ने मजे से कमर पर हाथ रखे और बोला, ओहो, अब तो तुम्हें कल तक इंतजार करना पड़ेगा। इंतजार? और मुझे? मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन आज ही तुझसे वो साइन बोर्ड उतरवा कर रहूंगी। मैं तो वो बोर्ड उतारने वाला नहीं हूं। तो समझ ले बच्चू, तुझे फांसी पर चढ़ना पड़ेगा। शेरिफ के बिना भी हमारा काम चल सकता है। जज को हमारे झगड़े का तो पता होगा ही, देख तू। ठीक है, चलो बिना शेरिफ के ही काम निपटा डालते हैं, हैंस ने बड़े आराम से कहा। लेकिन जज को इन दोनों के झगड़े का कुछ भी पता नहीं था। वो बूढ़ा आदमी एकांत में बस अपनी जड़ी बूटियों की गोलियां ही बनाता रहा था और ये समझता रहा था कि वो संसार का बहुत बड़ा उपकार कर रहा है। उसने बड़ी ही दयापूर्वक उन दोनों का स्वागत किया, जैसा कि वो हर आने वाले का करता था। अरे आओ बच्चों, आओ, अपनी जबान दिखाओ, मैं जल्दी ही तुम्हारे लिए नुस्खा तैयार कर दूंगा। अब इन दोनों ने इशारों में उसे समझाना शुरू किया कि वो दवा लेने नहीं आए हैं। मिस न्यूमैन ने टूटी फूटी अंग्रेजी में कहा, नहीं, ये नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। तो फिर क्या चाहिए? अब बहुत देर तक ये दोनों आपस में बातें करते रहे। हैंस एक शब्द कहता तो न्यूमैन 10 कहती। आखिर में मिस न्यूमैन ने एक तरकीब निकाली। उसने अपने दिल पर एक उंगली रखकर रेखा खींच दी, जिससे ये पता चले कि इसने मेरे दिल को दुख से काट डाला है। जज ने तुरंत कहा, ओह, अब समझा।
अब उसने एक रजिस्टर खोला और लिखना शुरू कर दिया। उसने हैंस से पूछा कि उसकी उम्र क्या है। 35, हैंस ने बताया। फिर उसने न्यूमैन से यही बात पूछी। उसे अपनी उम्र ठीक से याद नहीं थी। सोच साच कर उसने कहा, यही कोई 25 के करीब। कोई बात नहीं, सब ठीक है। आपके बपतिस्मा के नाम क्या हैं? मेरा नाम हैंस है। और मेरा लॉरा। ठीक है, बढ़िया। पेशा क्या है? दोनों की बिसाती की दुकान है। ठीक है, बढ़िया। इसके बाद जज ने कुछ और सवाल पूछे जो उनकी समझ में नहीं आए, लेकिन दोनों सिर हिलाकर जवाब देते रहे। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने अपना सिर हिला दिया, जिसका मतलब था कि कार्रवाई पूरी हो गई। अब डॉक्टर ने अपना रजिस्टर बंद कर दिया और अचानक उठकर लॉरा की कमर में हाथ डालकर उसका गाल चूम लिया। लॉरा चकरा गई, लेकिन उसने इसे अपने लिए अच्छा शगुन समझा। रास्ते में आते हुए वो हैंस से बोली, बच्चू, अब पता चलेगा तुझे। हाँ, देख लूंगा, हैंस ने उपेक्षा से कहा। अगली सुबह जब शेरिफ उन दोनों के पास पहुंचा तो वे रोज की तरह अपने अपने दरवाजों पर खड़े एक दूसरे को चिढ़ा रहे थे। शेरिफ ने पूछा, तो तुम जज के पास चलना चाहते हो? हम तो हो भी आए कल। अच्छा, क्या हुआ फिर? शेरिफ ने पूछा। खुशी के आवेग में न्यूमैन बोली, मेरे प्यारे शेरिफ, मेरे अच्छे मिस्टर डेविस, जाइए जरा जज से पूछ आइए। मुझे एक जोड़ी जूतों की जरूरत है। आप जरा मेरी सिफारिश भी कर देना। अब आप ही देखिए, मैं बेचारी गरीब लड़की और बिल्कुल अकेली असहाय। शेरिफ चला गया और 15 ही मिनट में वापस लौट आया। उसके पीछे पीछे थी एक अच्छी खासी भीड़। कहिए, क्या हुआ? जज ने क्या फैसला दिया? दोनों ने एक साथ पूछा। शेरिफ जोर जोर से हंसने लगा। सब बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। अरे, आखिर जज ने कहा क्या? जज ने जो किया अच्छा ही किया। उसने तुम दोनों का विवाह कर दिया है। विवाह कर दिया है? अगर आसमान से वज्र भी गिर पड़ा होता तो भी हैंस और मिस न्यूमैन इतने नहीं घबराते जितने ये बात सुनकर घबराए। हैंस की आंखें डर से फैल गईं, मुंह खुला का खुला रह गया, जीभ बाहर लटक आई और वो मिस न्यूमैन को पागलों की तरह घूरने लगा। मिस न्यूमैन का भी बिल्कुल ऐसा ही हाल था। दोनों मानो पत्थर बन गए हों। फिर एक साथ ही वे बोल उठे, तो मैं इसकी बीवी हूं? क्या मैं इसका पति हूं? बचाओ, कोई मुझे बचाओ। ये कभी नहीं हो सकता। फौरन तलाक का इंतजाम करो। हाँ, मुझे भी ये सब नहीं चाहिए। मैं अपनी जान दे दूंगी। कोई बचाओ मुझे। तलाक चाहिए, प्लीज तलाक। शेरिफ ने बड़ी ही शांति से कहा, भले लोगों, चीखने चिल्लाने से क्या होगा? जज किसी की शादी तो करवा सकता है, लेकिन तलाक देने का हक उसे नहीं है। तुम दोनों बेकार ही चिल्ला रहे हो। और वैसे भी क्या तुम सैन फ्रांसिस्को के लखपति हो जो तलाक दोगे? पता भी है तलाक में कितना खर्चा होता है। क्यों इतना चीख चिल्ला रहे हो? क्यों इतनी हाय तौबा मचा रखी है? आखिर ऐसा भी क्या हो गया है? मैं बच्चों के बड़े खूबसूरत जूते बेचता हूँ। जब तुम्हारे बच्चे होंगे तो तुम्हें सस्ते में दे दूंगा। अच्छा, चलता हूँ, नमस्ते। इतना कहकर शेरिफ चला गया। पूरी भीड़ हंसती हुई वहां से तितर बितर हो गई। अब नव दंपति बेचारे अकेले रह गए। पत्नी बोली, ये जज जरूर फ्रेंच है। हमारे जर्मन होने के कारण उसने जानबूझकर हमारे साथ दुश्मनी निकाली है। पति बोला, हाँ यही बात है, लेकिन हम तलाक की अर्जी दे देंगे और पहले अर्जी मैं दूंगा क्योंकि तुमने मेरे बीच में से टी खुरच दिया था। पत्नी बोली, नहीं, पहले अर्जी मैं दूंगी। तुमने मुझे पहले जाल में पकड़ा था। मैं कभी भी तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। हाँ, तो मुझे ही कौन सी तुम्हारी जरूरत है? और फिर थोड़ी देर तक दोनों ऐसे ही बकते झकते रहे। फिर अपने अपने घर चले गए। पूरा दिन दोनों घर में पड़े सोचते रहे। दुकानें उस दिन बंद रहीं। रात घिर आई, लेकिन उनके दिलों को चैन नहीं था। सोने का तो किसी को विचार तक नहीं आया। वे बिस्तर पर लेटे तो थे, लेकिन नींद उनकी आंखों से कोसों दूर थी। हैंस के मन में विचार आया, सामने वाले मकान में मेरी पत्नी सो रही है। मिस न्यूमैन ने सोचा, ये सामने मेरा पति सो रहा है। और फिर उन दोनों के मन में अजीब अजीब से भाव उठने लगे। ये भाव नफरत के थे, गुस्से के थे, लेकिन इस बार इनके साथ एक अकेलेपन का भाव भी था, जिसका आज उनको पहली बार अनुभव हुआ था। हैंस को अपनी दुकान के बोर्ड पर बनी हुई बंदरिया का ध्यान आया। क्या इस तरह से अपनी पत्नी का मजाक बनाना अच्छा लगता है?
उसे लगा कि बंदरिया बनवाकर उसने बहुत भारी गलती की है, लेकिन वो मिस न्यूमैन से नफरत करता है, क्योंकि न्यूमैन की वजह से ही तो उसकी बर्फ पिघल जा रही थी, बिकती नहीं थी। लेकिन फिर उसने भी तो उसे जाल में पकड़ लिया था। और जाल वाली बात से उसे चांदनी में चमकते मिस न्यूमैन के गोरे गोरे पैरों का ध्यान आया। अचानक ही वो बड़बड़ा उठा, यार चाहे जो भी हो, वो है तो बहुत अच्छी लड़की, लेकिन ना तो वो मुझे सह सकती है और ना मैं उसे। अजीब सिचुएशन है यार। छे, आखिर मेरी शादी भी हुई तो किससे? उस कमबख्त मिस न्यूमैन से। और तलाक कितना महंगा पड़ता है, तलाक हासिल करने में तो मेरी दुकान तक बिक जाएगी। दूसरी तरफ न्यूमैन बड़बड़ा रही थी, मैं उस डचमैन की बीवी बना दी गई। ये क्या बात हुई? इसका मतलब अब मैं कुंवारी नहीं हूँ। मेरा मतलब है कि मैं कुंवारी भी हूँ और मेरी शादी भी हो गई, और वो भी किससे? उस कमबख्त हैंस से, जिसने मुझे जाल में पकड़ लिया था। लेकिन फिर उसके बाद वो मुझे अपनी गोदी में उठाकर भी तो लाया था। वो कितना शक्तिशाली है, जरा देखो तो, कितनी आसानी से उसने मुझे गोद में उठा लिया था। अरे ये क्या, ये आवाज कहाँ से आई? असल में कोई आवाज नहीं थी, लेकिन मिस न्यूमैन को आज जिंदगी में पहली बार डर का अनुभव हुआ था। अगर कहीं वो यहाँ आ जाए और मुझे छूने की हिम्मत करे तो, हे भगवान, मैं क्या करूंगी? लेकिन वो ऐसी हिम्मत करेगा ही क्यों? काश। धीरे धीरे उसका डर बढ़ता गया। वो सोचने लगी, अकेली औरत बेचारी कितनी असहाय होती है ना। अगर उसके साथ कोई मर्द हो तो फिर वो सुरक्षित हो जाती है। और आजकल तो पड़ोस में चोरी डकैती की खबरें भी बहुत सुनाई देने लगी हैं, जबकि असलियत में ऐसी कोई बात नहीं थी। मौका मिलने पर ये चोर मुझे लूट लेंगे, कहीं मार ही ना डालें। काश काश ऐसा कुछ हो पाता कि हम साथ रह पाते, लेकिन उसने मेरे लिए दरवाज़ा ही बंद कर दिया है। खैर जो भी हो, कल सुबह होते ही मैं तलाक की अर्जी दे दूंगी। और ये सब सोचते हुए वो अपने चौड़े अमेरिकन बिस्तर पर तड़पने लगी। आज वाकई में उसे अकेलेपन का अनुभव हो रहा था। फिर अचानक ही वो उठ बैठी। इस बार डरने के लिए कारण जो था वो असली था। रात के सन्नाटे में कहीं कोई हथौड़ी चला रहा था। हे भगवान, चोर मेरी दुकान लूट रहे हैं। वो भागकर खिड़की में गई और झांकने लगी, लेकिन तुरंत ही शांत हो गई, क्योंकि डरने का कोई कारण नहीं था। चांदनी रात में साफ दिखाई दे रहा था। सड़क के दूसरी तरफ एक सीढ़ी पर चढ़ा हुआ हैंस, जो साइन बोर्ड की कीलें उखाड़ रहा था। मिस न्यूमैन ने अब पूरी खिड़की खोल दी और मन ही मन सोचा, वो बंदरिया को नीचे उतार रहा है, कितना अच्छा है ना ये। और फिर अचानक ही उसे लगा जैसे उसका दिल मानो पिघल रहा हो। हैंस ने धीरे धीरे सारी कीलें निकाल डाली। आवाज करती हुई टीन की चादर नीचे गिर पड़ी। फिर हैंस भी नीचे उतर आया और अपने एक मजबूत हाथ में बोर्ड और दूसरे में सीढ़ी उठाकर वो जाने लगा। मिस न्यूमैन अब भी उसे देख रही थी। रात एकदम खामोश थी और कुछ गर्म भी। न्यूमैन ने धीमे से आवाज लगाई, मिस्टर हैंस। हैंस ने भी उतने ही मधुर स्वर में पूछा, तो मिस, अभी तक तुम सोई नहीं? नहीं, लेकिन तुम क्या कर रहे हो? वो मैंने बंदरिया को नीचे उतारा है। धन्यवाद मिस्टर हैंस। इसके बाद कुछ देर चुप्पी छाई रही। फिर मिस न्यूमैन ने पुकारा, मिस्टर हैंस। जी कहिए मिस लॉरा। हमें ना तलाक की बात जल्दी ही कर लेनी चाहिए। हाँ मिस लॉरा। कल कर लें? हाँ कल कर लेंगे। फिर एक पल की चुप्पी और रात की खामोशी में चांद मुस्कुराता रहा। उसके बाद एक बार फिर से आवाज आई, मिस्टर हैंस। हाँ कहिए ना मिस लॉरा। वो मैं तलाक जल्दी ही चाहती हूँ। हाँ, इस काम में देरी करना ठीक नहीं होगा। हाँ वही तो अच्छा होगा हम इस मसले को जल्दी से जल्दी निपटा डालें। हाँ ठीक है मिस लॉरा, तो हम अभी क्यों ना कर लें बात? हाँ कर सकते हैं, बस आपकी अनुमति चाहिए, हैंस ने कहा। तो क्या आप मेरे कमरे पर आ सकते हैं? फिर हम आराम से बैठकर बात कर लेंगे। हाँ ठीक है, मैं आ जाता हूँ, लेकिन मैंने रात के कपड़े पहने हैं, मैं बदल कर आता हूँ। अरे नहीं नहीं,
तकल्लुफ की जरूरत नहीं है, आ जाइए। दरवाजा खुला और हैंस एक पल के लिए अंधकार में छिप गया। अगले ही पल वो मिस लॉरा के छोटे लेकिन साफ सुथरे और आरामदेह कमरे में था। मिस लॉरा ने सफ़ेद रंग का ड्रेसिंग गाउन पहना हुआ था और वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। हाँ, अब बताइए मिस लॉरा, आप बताइए कैसे क्या करना है, मैं सुन रही हूँ। आप क्या चाहती हैं? वो मैं तो तलाक लेना चाहती हूँ, लेकिन कहीं किसी ने हमें गली में से देख ना लिया हो। अरे डरिए मत मिस, खिड़कियां अंधेरी हैं, कोई देख नहीं सकता। हाँ, ये तो है। और फिर इसके बाद तलाक के बारे में जो सम्मेलन हुआ उसका संबंध हमारी कहानी से कतई नहीं है। और अगले दिन सुबह तक तेल निकला नगर की शांति एक बार फिर से पूरी तरह सुरक्षित हो चुकी थी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, इसके बारे में अपनी राय शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी ही एक और खूबसूरत कहानी के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए विदा।